हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग एजुकेम। सो बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के बारे में जाना था, राइट। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। देखो हम लोगों को पता चल गया कि हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो हम लोगों ने क्या क्या जाना था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, हमने क्वांटम नंबर्स बेसिकली जाने थे, राइट। उसका क्वांटम नंबर से हमें पता चला शेल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में, उन सब शेल्स के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के बारे में और उन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, तो जो उनकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जो उसकी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, किसी एटम के अंदर जचे होते हैं, एक तरीके से स्टेबलाइज किए होते हैं। तो आज वही है हमारा टॉपिक, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी एक एटम के लिए आप एनर्जी लेवल डायग्राम की किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, वो हम लोग जानेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली ये क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम्स है। ये तो कौन कौन से हैं, ये जो फर्स्ट वन आपको दिखाई दे रहा है ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम का सेपरेट क्यों बनाया गया, एज यू ऑल नो दैट हाइड्रोजन एटम में कितने होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो क्या उसका भी कुछ इफेक्ट आता है, डेफिनेटली आता है। इफेक्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये जो दो एनर्जी लेवल डायग्राम में डिफरेंट क्यों है, वो सब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग देखेंगे, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो इस तरीके के कुछ एनर्जी लेवल दिखाई देगा आपको। और ये क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी किसी एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके का रहेगा वो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाइड्रोजन एटम, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एनर्जी अप होती जा रही है। तो वो ऑर्बिटल्स यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम वो सबसे ज्यादा स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए को दो बच्चे हैं, ठीक है, क्या है, दो बच्चे हैं। तो एक बच्चा तो क्या है भाई, इतना शरारती, कभी इधर घूम रहा है, इधर वहां घूम रहा है, इधर घूम रहा है, कोई सामान गिरा रहा है, कभी कोई कहीं पर गिरा रहा है। तो आप क्या कहेंगे भाई, बहुत ज्यादा अनस्टेबल बच्चा है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे ही वर्ड में आप क्या बोल सकते हो कि बहुत एनर्जेटिक बच्चा है, यानी कि जो स्टेबल, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। इसके अपोजिट एक बच्चा है, वो बैठा हुआ है सारे दिन से, आपने कुछ काम दे दिया नहीं कर रहा है, तो यानी कि आप कहेंगे कि इस बच्चा एक्टिव नहीं है, एनर्जी नहीं है इसमें। या फिर आप कहेंगे कि एक ही जगह पर टिका हुआ, यानी काफ़ी स्टेबल है, यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इफ एनीथिंग इज मोर स्टेबल दैट मीन्स इट इज लेस एनर्जेटिक और वाइस वर्सा, यानी कि जिसकी एनर्जी हाई वो उतना ही कम स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी जितनी कम वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो वो स्टेबल क्यों है, एनर्जी ज़्यादा कम क्यों है, वो सभी रीजंस देखेंगे, क्या क्या रीज़न है उनके पीछे। फर्स्टली हम क्या देखते हैं, इनके एनर्जी लेवल डायग्राम चेक कर लेते हैं। तो फॉर वन हाइड्रोजन एटम में बच्चों देखो 1s जो होता है वो क्या होता है, सबसे क्लोजेस्ट शेल होती है न्यूक्लियस के जो जितना क्लोज होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा होगा। तो वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मूव नहीं कर पाएगा, तो स्टेबल ज़्यादा होगा, और स्टेबल ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, 1s। तो सबसे 1s तो एनर्जी इसकी क्या है, सबसे कम। उसके बाद में 2s, उसके बाद में क्या है 2p। अब ये क्या है, यानी कि 2s और 2p को मैंने एक ही लाइन पर दिखाया है, 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, 3 है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पर 3 ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो क्या है बच्चों, देखिएगा 1s, फिर उसके बाद में क्या है 2s, क्योंकि उसके बाद में आया ना 2s, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है 2p है, ठीक है। इसको मैंने एक ही लाइन पर दिखाया, मतलब यहाँ पर 2s और 2p की जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और जिनकी एनर्जी सेम होती है, दोबारा सुनिएगा, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, वो ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहलाते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो आपसे कोई पूछे कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम। उसके बाद में उससे ऊपर क्या आता है 3s, यानी कि 3s की एनर्जी ज़्यादा है 2s से, ठीक है। तो 3s 3p 3d इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है,
3D के अंदर कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। ऐसे ही क्या है 4s की जो क्या होगी यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी किससे 3s से, तो 4s 4p 4d एंड 4f। तो अगर यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर अगर आपसे पूछे फॉर हाइड्रोजन एटम तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे 1s। ठीक है, 1s की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद में एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी 2s और 2p की एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी, उसके बाद में एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी 3s की। सो 3s 3p 3d की एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चों 4s 4p 4d एंड 4f। तो इनकी एनर्जी क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है। गॉट इट, 4s 4p 4d एंड 4f। अब आप कहेंगे बच्चों यहाँ पे मैम आपने यहाँ पर 3D नहीं लिखा यानी 2D नहीं लिखा, तो 2D बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम आप अपने रूल देखिएगा n-1l से। ठीक है, तो n-1 आप कैसे निकालते हैं, तो जो n है और l की जो वैल्यू है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है। n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है। क्या निकालते हैं आप n-1, l की वैल्यू क्या होती है n-1 है ना, तो n और l कभी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप d लिखेंगे तो वो 2 हो जाएगा 2d। तो यहाँ पर n की वैल्यू भी 2 और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, तो n और l तो कभी इक्वल नहीं हो सकते। उस बेसिस पे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम ये जो मैंने डायग्राम बताया है ये सिर्फ फॉलो करेगा हाइड्रोजन एटम को, जिसमें क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर शेल चेंज हो रही है यानी कि सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो रही है तो ही एनर्जी में चेंज आएगा। L की वैल्यू का एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसकी एनर्जी पे, हाइड्रोजन एटम की। फिर से बता रही हूँ, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम अफेक्ट किसका होगा, सिर्फ n की वैल्यू का, यानी कि 1s की एनर्जी 2s से ज्यादा है, l का कोई भी इफेक्ट नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं s और p इनकी एनर्जी क्या है सेम है, 3s 3p 3d इनकी एनर्जी क्या है सेम है। तो अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन एटम के लिए पे इफेक्ट कौन डालता है, सिर्फ n की वैल्यू, l की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये था बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए। अब ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है ये किसके लिए है, आपका मल्टी इलेक्ट्रोड सिस्टम के लिए, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो एक से ज़्यादा हो। तो ये जो साइड वाला पोर्शन है ये मैं आप ये क्या है साफ कर दे रही हूँ। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रोड सिस्टम के लिए देखते हैं। देखो बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रोड सिस्टम में क्या दिखाई दे रहा है आपको 1s, उसके बाद में दिखाई दे रहा है 2s, क्योंकि 1p तो होता नहीं है, उसके बाद में 2s, क्योंकि जो s है वो क्या होते हैं सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अच्छे से देख चुके हैं कि जो s होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। जो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो कम एनर्जेटिक होगा, कम एनर्जेटिक होगा तो एनर्जी मैंने कम दिखाई है, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। 1s 2s, उसके बाद में क्या आएगा 2p। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था हाइड्रोजन के अंदर 2s और 2p इनकी एनर्जी क्या थी सेम थी। इनको मैंने क्या दिखाया था एक ही लेवल पर दिखाया था, लेकिन जैसे ही मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर आई तो 2s और 2p के जो एनर्जी लेवल से वो क्या हो गए डिफरेंट हो गए। पहले ये ऑर्बिटल्स क्या थे डीजनरेट थे और यहाँ पर डीजनरेसी नहीं है, यहाँ पर ये डीजनरेट नहीं है। तो 2s की एनर्जी कम है किससे 2p की, उसके बाद 3s फिर 3p फिर उसके बाद में एनर्जी आती है 4s की, यानी कि 3d जो है 3D आना तो क्या चाहिए सीक्वेंस वाइज 3D, लेकिन क्या आ गया 4s आ गया। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया बच्चों, देखो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 3D आना चाहिए, लेकिन जब एनर्जी चेक की गई तो एनर्जी 4s की क्या आई कम आई, क्योंकि क्या था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन s सब शेल का क्या होता है ज़्यादा होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। वो क्या होगा उसके रीजन क्या है हम धीरे धीरे चेक करेंगे। फिर 4p 4s 4d 5p 6s 4f, यानी कि इस पूरे एनर्जी लेवल डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर n का इफेक्ट तो है ही, n की वैल्यू का इफेक्ट तो है ही, यानी कि कह सकते हैं कि जो 1 है उसकी एनर्जी कम है 2 से, सेकंड शेल से, फिर 3 की, फिर यानी कि एनर्जी ऐसे बढ़ रही है शेल में, लेकिन सब शेल भी आ रही है चेंज। पहले वाले केस में क्या था सिर्फ n देखा था, देख पा रहे हैं 2s इक्वल टू 2p, लेकिन यहाँ पर क्या है 2s की जो एनर्जी है वो क्या है 2p से कम है। तो अगर यहाँ पर अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों 1s, उसकी कम है किससे 2s की, फिर आएगी ज़्यादा 2p, फिर आएगा 3s देन 3p, आफ्टर दैट 4s,
फिर आएगा 3d, उसके बाद में क्या आ रहा है 4p, देन 5s, 4d, आप देख पा रहे हैं बच्चों बोर्ड पर भी 5p, 6s एंड 4f। इस तरीके से क्या है बच्चों एनर्जी इन ऑर्बिटल्स की बढ़ रही है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में, किस एटम के केस में L का इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ N का इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पर N का इफेक्ट भी पड़ेगा और L का इफेक्ट भी पड़ेगा। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम में आपसे पूछूं कि 3s और 3p, मैं क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ आपसे कि फॉर हाइड्रोजन एटम किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 3s की या 3p की? फॉर हाइड्रोजन एटम 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी या 3p की एनर्जी ज़्यादा होगी? तो क्या कहेंगे कि ये दोनों इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, डीजनरेट है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ 3s विल बी इक्वल टू 3p। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n की जो वैल्यू है 3 है, यानी कि n तो क्या है सेम है और L की वैल्यू का कुछ इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं सेम क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि अगर आपके पास में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस केस में 3s और 3p में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? तो आप क्या कहेंगे बच्चों कि इसमें 3p की जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 3s, क्योंकि यहाँ पर n तो क्या है सेम है लेकिन L क्या है ज़्यादा है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी और जैसे जैसे L की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि 1 से 2 की एनर्जी ज़्यादा है, 3 की एनर्जी 2 से ज़्यादा है, ऐसे ही 1, अगर L की वैल्यू क्या है 0 है और L की वैल्यू क्या है 1 है, तो 0 का मतलब क्या है S, 1 का मतलब क्या है P, तो S और P में से एनर्जी ज़्यादा किसकी है, P की है। ठीक है, तो अगर N की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, तो भी अगर N की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ेगी, L की वैल्यू बढ़ रही है तो भी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। किस केस में, किस केस में, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फॉर हाइड्रोजन सिस्टम आपको सिर्फ किसकी वैल्यू चेक करनी है, N की वैल्यू चेक करनी है। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसको आप मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोल देते हैं, या फिर आपके पास में क्या है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उस केस में ये जो एनर्जी में वेरिएशंस आ रही हैं इनके पीछे क्या रीज़न है। तो वो जो रीज़न है बेसिकली वो हम लोग देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न है जिनकी वजह से जो एनर्जी पैटर्न हम लोगों ने देखा फॉर हाइड्रोजन एटम और फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो हाइड्रोजन एटम में ऐसा क्या है और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा क्या है वो देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पढ़नी हैं। अगर वो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो आपको रीज़न डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, जिसमें से पहला आता है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या आता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इस शील्डिंग इफेक्ट को आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है और आपका ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एक तो नाम से पता चल रहा होगा, आपने कभी कभार पेनिट्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। पेनिट्रेशन यानी किसी चीज़ को छेद जाना, भेद जाना, स्क्रीनिंग का मतलब किसी के आगे अड़ जाना, तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट होता है, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो मान लीजिए आपके हाइड्रोजन एटम की स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इतना तो देख लिया कि हमारे एक एटम के अंदर शेल्स होती है, शेल्स के अंदर क्या होती है, सब शेल होती है। तो मैं एक बार हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेकर चल रही हूँ और साइड बाय साइड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास में ये तो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है, 1s शेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, 1s शेल है, और ये क्या है, 2s शेल है, 1s 2s, एंड फिर से चलो कह दीजिएगा बच्चों ये क्या है, 2p शेल है, ये क्या है, 2p शेल है। अच्छा, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम के केस में यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एटम के केस में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब 1s की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात बताइए मुझे कि जो s ऑर्बिटल होता है, जो
s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। और आपका जो p ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है बच्चों, डम्बल शेप होती है ना। 1s 2s, तो ये बात तो जाहिर है कि अगर n की वैल्यू बढ़ रही है, n की वैल्यू बढ़ रही है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि शेल्स बढ़ रही है, शेल के साथ साथ क्या होगा, ये 1s क्या है, इसके ज़्यादा क्लोज है तो क्या हो जाएगा 2s, 1s ज़्यादा क्लोज है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2s क्या होगा, इससे ज़्यादा दूर है तो न्यूक्लियर चार्ज 2s पर कम होगा, 1s पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 1s क्या है, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है। दैट इज़ वाई जो 1s है उसकी जो एनर्जी है किससे कम है, 2s से कम है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ 2s इज इक्वल टू 2p, 2s इज इक्वल टू 2p। यानी कि अगर मैं कहूँ ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी फर्स्ट शेल है, ये आपकी सेकेंड शेल है 2s, ये क्या है 2s। ये मैंने स्फेरिकल बना रही हूँ, मैं इसका डायग्राम मान के चलिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 2p होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है और ये क्या है आपका 2s है, ये क्या है 2s है। हमें यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम नहीं ले रहे, कोई भी लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 2s की जो एनर्जी है वो क्या है 2p के इक्वल है, कि L का जो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि जो 2s की एनर्जी क्या है 2p के इक्वल है। और इसी को उठाते हुए हम क्या करेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम दोनों को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चे 2s है और s की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है, मानते हो। s की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है और 2p की जो शेप होगी, p की जो शेप होती है वो क्या होती है, डम्बल होती है। ये क्या है आपका 2s है और ये क्या है आपका 2p। अब मैंने इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या बना दी, सेम बना दी, क्योंकि जो की एनर्जी है वो क्या है, सेम है, इक्वल है, तो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अगर मैं अब 2s क्या है, चारों तरफ से न्यूक्लियस से घिरा हुआ है। ये क्या है आपका न्यूक्लियस है और ये क्या है आपका 2s है। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो चारों तरफ से क्या हो रहा होगा, लग रहा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यूक्लियर चार्ज। मानते हो इस बात को? अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर से भी, बैक साइड से भी। अगर चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में? चारों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर भी होता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। लेकिन अगर आप 2p की बात कर रहे हैं तो 2p में क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शनल होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होगा, यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा। अगर यहाँ से सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा तो इसके अंदर एज कंपेयर टू 2s कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। दोबारा सुनिएगा, 2s के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। दैट इज वाई क्या हो रहा है, चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक ये आपका न्यूक्लियस है और ये क्या हो गया आपका 2s हो गया। लेकिन 2p में क्या हुआ, एस 2s के जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा तो जो 2p होगा वो कहीं दूर रहेगा। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। आई बात समझ में? इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में क्या आ जाएगा बच्चों, फर्क आ जाएगा। अब ऐसा दोनों के केसेस में हम देखते हैं। मान लो आपके पास में सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, आपके पास में सिर्फ इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1s के अंदर मान लीजिए आपका क्या है, ये क्या है 1s है, ये क्या है 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के अंदर वो क्या रहा होगा बच्चों, सिर्फ इसी के साथ रहा होगा।
है ना, सिर्फ इसी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब 2s के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से 2s और 2p, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो उनकी जो रेडियाई रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो हम तभी कहते हैं कि जो 2s होगा और 2p होगा उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर आपके पास में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो 2s में एंटर कर गया, अगर वो 2s में एंटर कर गया, लेट से इधर एंटर कर गया, तो ये न्यूक्लियर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। मान लीजिए 2p में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, 2s में होगा, क्योंकि उसमें चारों तरफ से न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा। तो जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ये आपका 2s है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा हो गया, 2s हो गया, और 2p न्यूक्लियस से थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू 2s क्या हो गया, कम हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ 2s के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, 2s से कम स्टेबल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2s में ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो गया। दैट इज वाई हमने क्या लिखा था, 2s नीचे लिखा था और 2p कहाँ लिखा था, ऊपर लिखा था। ठीक है, तो यहां से देखिएगा हुआ क्या एक्चुअल में, पूरा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहां पर हुआ क्या एक्चुअल में हमारे पास में, मान लीजिए ये है बच्चों, आपको आपका क्या रहा होगा, न्यूक्लियस रहा है। ठीक है, अच्छा चलो इसको भी छोड़ देते हैं एक बार के लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, रीजन रहा है किसका, 1s का, ये रीजन आपका रहा है किसका, 2s का, ये रीजन रहा होगा आपका 2p का। 1s 2s एंड 2p का क्या रहा होगा, आपका ये रीजन रहा है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक्चुअल में हुआ क्या, 2s के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन था, अभी आप लोगों ने देखा 2s का क्या था, सिस्टम था। अब देखिए 1s के अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये 1s कहाँ चला गया, इधर चला गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ चारों तरफ से, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो 1s कहाँ हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, 1s कहाँ हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। और अब 2s के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये रहा, 2s कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। अब एक बात बताओ, 1s का तो रीजन हो गया बच्चों ये वाला, है ना, 1s का जो रीजन है वो हो गया ये वाला, बल्कि जबकि अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये किसका रीजन है, ये किसका रीजन है, आप लोगों ने पहले ड्रॉ किया ये, फिर 1s, उसके बाद में आपने ड्रॉ कर दिया 2s का। अब जो 1s था वो तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, अब 1s का रीजन तो ये रह गया, 1s का रीजन ये रह गया, यानी कि 1s यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब 2s का रीजन बन गया, क्योंकि 2s ये आ गया आपके पास में, ये क्या आ गया आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन 2s। तो जो रीजन पहले 1s का था ये वाला, अब ये वाला जो रीजन होगा वो किसका हो गया, 2s का हो गया। दोबारा देखिए, ये था आपका 1s का रीजन, ये था आपका 2s का रीजन। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन 1s जो था वो क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो 1s का रीजन अब ये बन गया, और ये अब जो 2s यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो पहले ये रीजन को आप 1s का रीजन बोल रहे थे, लेकिन अब ये रीजन किसके अंदर आ गया, 2s के अंदर आ गया। यानी कि एक तरीके से कहीं 2s छेद गया 1s के रीजन को, उसके अंदर चला गया, 2s 1s के रीजन में चला गया, यानी कि क्या कर गया, पेनिट्रेट कर गया। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो आपने देखा अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर हाइड्रोजन एटम होता, अगर हाइड्रोजन एटम होता, तो ये तो रहा बच्चों आपका, तो ये तो रहा आपका 1s और ये रहा आपका 2s। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन था, नहीं था, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें था, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 2s आपका वही का वही रहेगा, तो वो 2s वहां पर नहीं आने वाला है। तो जो बच्चों पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है आपका, पेनिट्रेशन अफेक्ट होता है, ये क्या होता है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिफाइन करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो कैसे सिस्टम के लिए होता है, तो यह होता है आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, ना कि मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है।
आई बात समझ में? तो ये तो रीजन था, ये इस वजह से क्या होता है आपका 2s की जो एनर्जी होती है वो 2p से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि s की जो शेप होती है दैट इज द मेन रीजन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता है, यूनिफॉर्मली चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। ओके, अब हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट की। तो जो एक्चुअली मैं बात करूं तो जो शील्डिंग इफेक्ट एक कोई एक अनदर इफेक्ट नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है किसका, पेनिट्रेशन इफेक्ट का। पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। पेनिट्रेशन में क्या हो रहा है कि जो 2s का रीजन है वो 1s के रीजन में चला जाता है, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। और वो 2s 1s के रीजन में कब चला जाता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, और कैसे गया, क्यों गया, उसके पीछे रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ s की स्फेरिकल शेप। अब हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट होती क्या है बच्चों, देखिए अब आपके पास में ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपके पास में क्या है 1s का सिस्टम है, ठीक है, और ये आपके पास में क्या है बच्चों 2s का सिस्टम। एक्चुअली मैंने क्या कहा था, शील्डिंग इफेक्ट भी डिफाइन करता है 2p के सिस्टम को। और मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, तो हमने 2p को बाहर ही क्यों रखा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम 2s और 2p क्या थे, इक्वल थे, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम 2s पहले लिख रहे हैं, 2p को बाद में लिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि s की जो शेप है, पेनिट्रेशन इफेक्ट आप लोग देख चुके हैं, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किस पर ज्यादा वर्क कर रहा था, s सबशेल पे। अगर s सबशेल पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो यानी कि ये जो शेल है बच्चों, ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। इतने बड़ा साइज था, चारों तरफ 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने शेल का साइज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन भी क्या आ गए, पास पास आ गए। समझ रहे हो इस बात को? तो और एक तरीके से क्या कहेंगे, उसने न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, यानी कि न्यूक्लियस को क्या कर रही है, शेल कवर कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, पास में भी आ गए, और साथ में क्या हो जाए, क्या कह सकते हो आप, इसने क्या कर लिया, न्यूक्लियस को और अच्छे से कवर कर लिया। अब ये जो 2p है, पहले ही क्या है, डायरेक्शनल इन नेचर था, न्यूक्लियर फोर्स क्या था, कम था। अब यहाँ पर 2p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसने क्या कर लिया, न्यूक्लियस ने क्या, न्यूक्लियर चार्ज को किसने अटेन कर लिया, 2s ने। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसके, 2s के, और 2p के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब न्यूक्लियर चार्ज जो है प्रॉपरली 2p तक तो नहीं पहुंच पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से 2s पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। एक तो न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है, वो चीज आप देख चुके हैं। दूसरा क्या कर लिया, 2s ने न्यूक्लियस को अच्छे से घेर भी लिया है, चारों तरफ से अच्छे से कवर अप कर लिया है, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम पहुंचा, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। एक तो न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पास पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज वाई जो 2s होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर टू 2p। लेकिन मान के चलो अगर आपके पास में सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में तो सिर्फ 1s में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 2s और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसमें ना तो किसी तरीके का कोई शील्डिंग होगी, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा, या ना ही कोई रिपल्शन होगा। तो इनकी जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो याद रखिएगा कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है और जो शील्डिंग इफेक्ट है ये फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं होता है। शील्डिंग इफेक्ट को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप लोगों ने कभी मदारी का खेल देखा होगा। मदारी का खेल क्या होता है, बीच में क्या होता है, मदारी होता है, वो काम अपना खेल दिखा रहा होता है, तो क्या होता है, चारों तरफ लोग जमा हो जाते हैं, है ना। तो मान लीजिए क्या है, आपका मदारी है, ये बैठा हुआ है मदारी, और इसके चारों तरफ क्या हो गए, यहाँ पर लोग जमा हो गए, ठीक है। अब पहले तो एक रो आई, उसके बाद में क्या होगा, दूसरी रो जमा होनी शुरू हो जाएगी, इसके पीछे लोग खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, एक और रो आ जाएगी, इसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए उनमें से, उन देखने वालों में से आप भी हैं, तो क्या होगा, जो पीछे के लोग, पीछे जो लोग खड़े हैं, आप पीछे खड़े हैं, तो क्या आपको आगे का दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं दिखाई देगा। आप कहोगे कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग आगे खड़े हैं, हमारे आगे खड़े, हमें दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि वो जो आगे जो लोग खड़े हुए थे वो एक तरीके से स्क्रीन का काम कर रहे थे, एक शील्ड का काम कर रहे थे, जो अब आपको मदारी को नहीं देखने दे रहा। मदारी क्या है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी तरफ आपका ध्यान है, दैट इज योर न्यूक्लियस।
ठीक है, और बीच के जो लोग हैं वो क्या है, बीच के इलेक्ट्रॉन्स है, बीच के जो शेल्स हैं, ठीक है। तो क्या है, वो एक स्क्रीन का काम करते हैं। तो जो बीच की जो शेल होती है, जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि जो ज़्यादा पास होते हैं न्यूक्लियस के, वो एक स्क्रीन का काम करती है, जिससे आपके जो आउटर शेल होती है उसको न्यूक्लियर चार्ज प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इन एनर्जी के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये क्या थे, कुछ ऑर्डर्स थे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसके अंदर हम लोग क्या जानेंगे, हम लोगों ने क्या जान लिया, शेल, सब शेल ऑर्बिटल्स के बारे में जान लिया, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी चेंजेस के बारे में जान लिया। अब उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमने जान ली, इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप फिल कर रहे हैं तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेसिकली वो किस किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, क्या क्या प्रिंसिपल हम लोगों ने फॉलो किए उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरेट करने के लिए, तो वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।